नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। असम के जोरहाट से अरुणाचल जा रहा भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 लापता। विमान में 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार। इंडियन एयरफोर्स का तलाशी अभियान जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस चीफ एयर मार्शल राकेश सिंह से ली स्थिति की जानकारी। रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार सियाचिन बेस कैंप पहुंचे राजनाथ सिंह। अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का लिया जायजा। कहा, विपरीत परिस्थितियों और खतरनाक इलाकों में साहस और धैर्य के साथ देश सेवा कर रहे जवानों को सलाम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बने रहेंगे अजीत डोभाल। मंत्रिमंडलीय समिति ने दी नियुक्ति को मंजूरी। सरकार से मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। भीषण गर्मी के चपेट में देश के अधिकांश इलाके। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 45 के पार। राजस्थान के चुरू में 48 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा तपिश और लू का दौर। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में लागू नहीं होगी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी की अनिवार्यता। सरकार ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में किया बदलाव। छात्रों पर निर्भर रहेगा तीसरी भाषा के चुनाव का फैसला। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने इन दिनों देश के अधिकांश हिस्से का तापमान बढ़ा रखा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का ये सितम अगले कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है और गर्म हवाओं से भी राहत मिलने के फिलहाल आसार नहीं हैं। समूचा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 45 के पार जा चुका है। चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों का बाहर निकलना और काम करना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म और इस समय हीटिंग काफ़ी ज़्यादा है और सुबह से ही हीटिंग होने लगती है। इस समय 46-47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, जिससे घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और हर काम करने में भी दिक्कत हो रही है। इतनी गर्मी है समझ लीजिए, 45-46 डिग्री से ऊपर ही है समझ लीजिए। तो रोज़ हम लोगों को यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है और समझ लीजिए ये 1 महीना पूरा हो गया है। 1 महीने के अंदर समझ लीजिए पूरा तब गए हैं समझ लीजिए। 7 दिनों से कंटिन्यू टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। गर्मी के कारण घर के बाहर नहीं निकल रहे, प्यास बहुत लग रही है, लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है। इस गर्मी में सभी को हालाकान करके छोड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आज के तापमान की बात करें तो राजस्थान के चुरू और गंगानगर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली के आयानगर में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में 46 डिग्री, जबकि महाराष्ट्र के नागपुर में 47 डिग्री और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 47 डिग्री तापमान मापा गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं के चलते पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में भीषण लू का असर जारी रहेगा। पहले एक हफ्ता लगभग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है और कुछ इलाके में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश इलाका में और विदर्भ एरिया में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस जारी है।
हमारा उम्मीद है कि अगले 3 दिन में ये सब एरिया में हीट वेव कंडीशंस रहेगा। इसके साथ साथ जो यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब है, वहाँ भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव कंडीशन रह सकता है। लोग घरों से निकलते समय गर्मी से बचने के लिए ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर भी लोगों को गर्मी से बचाव की सलाह दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, 2 लीटर पर डे पानी पिए अच्छे से, साइट्रिक फूड्स खाए, विटामिन सी ज़्यादा ले, थोड़ा सा हीट से बचे, ठंडी ठंडी चीज़ें पिए। मई महीने से ही पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। दक्षिण और उत्तर भारत में कई लोगों की जानें गर्मी के कारण जा चुकी हैं। मॉनसून आने में अभी काफी वक्त बाकी है। ऐसे में आने वाले दिन काफी परेशानी भरे हो सकते हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने की सलाह दी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान निकालने की बड़ी जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की है। उन्होंने सटीक भविष्यवाणियों के लिए बेहतर डेटा संकलन विधि पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, खराब मौसम जैसी चुनौतियों से निपटने के समाधान खोजने होंगे, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ाने के साथ ही गरीबी और दूसरी चुनौतियों का सामना किया जा सके। As we are all aware, weather and climate are posing new challenges with each passing day. We are experiencing global warming and its effects in the form of extreme weather, cyclone storms, intense thunderstorms, torrential rain and droughts. Changing weather and climate patterns also affect our agriculture and economy. That could severely affect the lives of the people, plants and animals alike. It is highly imperative for scientists and researchers to address these issues so that we are better prepared to tackle any adverse situation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अत्याधुनिक प्रयोगशाला के जरिए भारत और दुनिया के जलवायु पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संकलन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। इससे विशेषकर किसानों को फायदा होगा जो मौसम का सटीक पूर्वानुमान चाहते हैं। I exhort the Indian scientists in India to institute methods and processes on generating long-term climatic quality data and numerical models for accurate assessment and prediction. I'm very happy that I'm here in one such institute which accurately predicts. उपराष्ट्रपति ने बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि NARL जैसे संस्थानों की भूमिका है कि कॉलेज और स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच का प्रसार करें। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है जो वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में लगा हुआ है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। देश के रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद राजनाथ सिंह आज पहले आधिकारिक दौरे में सियाचिन ग्लेशियर पहुंचे, जहां पे सियाचिन बेस कैंप में उन्होंने पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश के सैनिक अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों और खतरनाक इलाकों में बड़े साहस और धैर्य के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। वो जवानों की वीरता को सलाम करते हैं। आपकी जज्बे को, आपकी शौर्य को, आपके पराक्रम को मैं हृदय की गहराइयों से समझ करता हूं। और मैं जानता हूं सेना में काम करने वाले जो जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान का भाव होता है। वही स्वाभिमान की भावना है कि कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने का, जूझने का आपका सही जज्बा बना है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन में शहीद स्मारक भी गए। उन्होंने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने सियाचिन में देश की सेवा में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर में सेवाएं देते हुए 1000 से ज्यादा जवान सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। देश उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सियाचिन बेस कैंप करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 23,000 फुट की ऊंचाई पर है। काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैनिक क्षेत्र है, जहां सैनिकों को कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है। सर्दियों में यहां तापमान 0 से 70 डिग्री तक नीचे चला जाता है। और भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 लापता हो गया है। इस विमान ने आज सुबह करीब 12:30 बजे असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और ये विमान अरुणाचल जा रहा था। विमान में 13 लोग सवार हैं, जिनमें 8 लोग क्रू मेंबर्स हैं और 5 यात्री हैं। खबर के मुताबिक विमान ने दोपहर 12:25 पर उड़ान भरी थी और करीब 1 बजे तक ये विमान रडार के संपर्क में रहा, लेकिन इसके बाद विमान का संपर्क रडार से टूट गया। वायुसेना ने विमान की तलाश के लिए अभियान चलाया है। लापता विमान को खोजने के लिए IAF के सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल राकेश सिंह से बात की और लापता विमान का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। राजनाथ सिंह ने विमान में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उच्च स्तरीय बैठक कर देश की आंतरिक सुरक्षा का जायजा लिया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, IB और रॉ चीफ, गृह सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के साथ साथ सीमा सुरक्षा की जानकारी भी ली। गृह मंत्री देश की सुरक्षा के लिए समय समय पर ऐसी समीक्षा बैठकें करते रहे हैं। गृह मंत्री ने IB और रॉ प्रमुख से पड़ोसी देशों से जुड़ी सीमा से संबंधित जानकारी भी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की रिव्यू मीटिंग भी ली, जिसमें सभी अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ साथ मुलाकात माना जा रहा है कि बैठक में भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े मौजूदा स्थिति की समीक्षा हुई। अजीत डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनकी नियुक्ति को निर्धारित मानकों और शर्तों से मंजूरी मिलने के बाद 31 मई प्रभावी मानी जाएगी। अजीत डोभाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल रहने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी। अजीत डोभाल को केंद्रीय मंत्री का दर्जा देने का फैसला भी किया गया है। डोभाल को यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को देखते हुए दी गई। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे। उन्हें मई 2014 में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। कीर्ति चक्र से सम्मानित अजीत डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्होंने अपना अधिकांश समय IB में काम करते हुए बिताया है। अजीत डोभाल IB प्रमुख भी रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं इसे महर्षि वात्स्यायन।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने संसद के आगामी सत्र को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। 17वीं लोकसभा की पहली बैठक 17 जून से शुरू होगी, जो 26 जुलाई तक चलेगी। 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई सूचना में राज्यसभा की 20 जून से 26 जुलाई तक सदन की कार्यवाही होने की जानकारी दी गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बैठक में संसद के सत्र की तारीखों को मंजूरी दी थी। 17 जून से लोकसभा की कार्यवाही नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के साथ शुरू होगी। 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को जारी किया जाएगा और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। और दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव जाएंगे और इसके साथ ही श्रीलंका का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के आमंत्रण पर 8 और 9 जून को मालदीव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मालदीव के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय मसलों और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान में नई गति को परिलक्षित करती है। 9 जून को प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के भविष्य की रूपरेखा पर विमर्श किया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिसंबर 2018 में भारत की राजकीय यात्रा की थी। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने भी हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वो 30 मई को दिल्ली आए थे। पड़ोसियों और हिंद महासागर में स्थित देशों के साथ संबंधों को तरजीह देने की नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दोनों यात्राएं हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी पहली बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहली विदेश यात्रा पर वो पड़ोसी देश भूटान गए थे। और मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन के बाद मंत्रियों ने अपने विभागों के पदभार संभालने का सिलसिला जारी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज अपने मंत्रालयों में कार्यभार संभाल लिया। रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर तकनीक को बढ़ावा देते हुए जन जन तक न्याय पहुंचाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। साथ ही ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय श्यामराव धोत्रे ने अपने अपने मंत्रालयों में पदभार संभाला। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेस टू जस्टिस को और इफेक्टिव किया जाए, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इट विल बी अ प्रायोरिटी एरिया। दूसरा विषय जो मैं बहुत ही गंभीरता से देखूंगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को एक्सपेडाइट किया जाए और कैसे हम बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया के सपने को साकार कर सकते हैं, इसके ऊपर हम पूरी गहराई गंभीरता से और पूरे डायनामिक मोड में आने वाले वर्षों में काम करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि राजधानी में महिलाओं को डीटीसी बसों, क्लस्टर बसों और मेट्रो में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी और ये सुविधा अगले 2 से 3 महीने के भीतर लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में अधिकारियों से प्रस्ताव का अध्ययन करने को कहा गया है। साथ ही साथ सरकार ने जनता से भी प्रतिक्रिया मांगी है और इस ऐलान को लेकर अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है ताकि ये तय किया जा सके कि ये सुविधा कब से लागू की जा सकती है। अधिकारियों की डिटेल रिपोर्ट पेश होने के बाद कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महिलाओं को फ्री यात्रा देने से जीएमआरसी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद राज्य सरकार को इस सुविधा पर 700 से 800
करोड़ रुपए तक की लागत उठानी पड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 10 से 12 महीनों में डीटीसी के बेड़े में करीब 3000 नई बसों को जोड़ा जाएगा, जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। जो सब्सिडी दी जा रही है, हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के, सब्सिडी उनको लेने की जरूरत नहीं है। बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकरेज करेंगे, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। और वहीं बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लेना चाहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घोषणा मंत्री बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को खरीदने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि जनता से जुड़े जो असल मुद्दे हैं उन पर दिल्ली की सरकार को कोई बात करनी नहीं आती। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए जनता को झांसे में लाने की कोशिश की जा रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिन कामों को 52 हफ्तों में नहीं किया, वो 3 महीने में कैसे किए जा सकते हैं। 52 महीने हो गए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, और बचे हुए जो 7-8 महीने हैं उसमें अचानक से दिल्ली के उस घोषणा मंत्री को अचानक से ख्याल आता है, अरे जल्दी जल्दी कुछ घोषणा करो, नहीं तो हमारी तो जमीन गई। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किए जाने के सुझाव को हटा दिया है। सरकार की ओर से किए गए बदलाव के तहत हिंदी को अनिवार्य रखने की शर्त हटा दी गई है। हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने के बाद खड़े हुए विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति मसौदा को जनता के विचारों के लिए रखा है। इससे पहले पॉलिसी पैनल में 3 भाषा फॉर्मूले के तहत छात्र को मातृभाषा, स्कूली भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया था, लेकिन दक्षिण राज्यों के विरोध को देखते हुए सोमवार को जारी किए गए पॉलिसी में फ्लेक्सिबल शब्द का प्रयोग किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह मसौदा है, इस पर फैसला नहीं लिया गया है। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। सीबीआई को मामले में हत्या के पहलू की भी जांच करनी है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस एम.आर. शाह की अवकाश पीठ ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि शेल्टर होम मामले में लड़कियों से अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच की जाए। पीठ ने जांच एजेंसी से बाहरी लोगों की भूमिका की छानबीन भी करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई को इस मामले में 3 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ बालिका गृह में दुष्कर्म करने का आरोप है। शेल्टर होम में लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का खुलासा तब हुआ जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बालिका गृह की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।